हे गाइस, मैं हूं अरुण वर्मा और आज के इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रास्पबेरी पाई पिको। रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने अपना सबसे लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर रिलीज कर दिया है और सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर भी। तो देखते हैं गाइस क्या है ये रास्पबेरी पाई पिको और कितना अलग है रास्पबेरी पाई जीरो से। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ हम और भी रास्पबेरी पाई से इस नए प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। बट स्पॉयलर्स अलर्ट, ये कोई कंप्यूटर नहीं है बल्कि एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक छोड़ के जाइए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक छोड़ के जाते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए गाइज, हम सबसे पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू और रास्पबेरी पाई पिको के बीच में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है पिको और ये है रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू। तो गाइज सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाउट है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। गाइज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिएगा कि आप इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको किसी डिस्प्ले से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उस डिस्प्ले में आप बेसिकली इसका जो आउटपुट है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। या फिर जैसे हमारा लिनक्स के केस में होता है, आप इसके अंदर पट्टी के थ्रू लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप इसको ऑपरेट करेंगे। इससे इस पर्टिकुलर चीज़ से बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर्स में हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते बल्कि इसमें हम बाइनरीज को फ्लैश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्यों इतना अलग होता है एज अ माइक्रो कंप्यूटर या फिर एक कंप्यूटर से, जैसे कि हमारे केस में रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा रास्पबेरी पाई पिको है। इसका सिंपल रीज़न है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू केस में और ये रन हो रहा होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम है रास्पबेरी पाई के केस में। तो फॉर्म फैक्टर वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बट स्टिल हमारा पिको जो है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू रास्पबेरी पाई ज़ीरो डब्ल्यू से। और इसमें फंक्शनैलिटी वाइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ GPIO पिंस मिलती हैं रास्पबेरी पाई के केस में और यहाँ पर आपको मिलती हैं इसके चारों तरफ आपको पिंस मिलती हैं। यहाँ पर ये सारी पिंस जो हैं इनमें आपको बेसिकली हेडर पिंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रास्पबेरी पाई के केस में हमारे पास यहाँ पे हेडर पिंस है। सबसे पहले हमको हेडर पिंस को यहाँ पे सोल्डर करना पड़ता है। मैं नेक्स्ट सीन में इसको सोल्डर करूँगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डीबग। जैसा मैंने आपको बताया गई कि एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये कोई माइक्रो कंप्यूटर या फिर लिनक्स कंप्यूटर नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रोग्राम जो आप रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर रन करेंगे, चाहे वो C++ में हो चाहे वो पाइथन में हो, उन सबको डीबग करने के लिए बेसिकली आपको इन 3 पिंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आप देख पाएंगे जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है इसका जो आपका जो पिन का स्ट्रक्चर है। वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको इस तरह से प्रोवाइड किया गया है कि आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज अ थ्रू होल कंपोनेंट, यानी कि अगर आप इस तरह की हेडर पिन्स लेंगे उनको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो इसको किसी भी PCB के ऊपर सरफेस माउंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़, इसका मतलब ये हो गया कि गाइस फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर जिसमें ये सरफेस माउंट PCB के ऊपर डायरेक्ट माउंट होगा। काफ़ी छोटे फॉर्म फैक्टर में आपको प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे आगे चल के। इसके साथ साथ मैं और चीज़ें यहाँ पर आपको बता दूँ तो गाइज़ यहाँ पर जो रास्पबेरी पाई पिको है उसमें आपको टेम्परेचर सेंसर आपको इनबिल्ट मिलता है। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको रूम टेम्परेचर को मेजर करना हो तो रास्पबेरी पाई पिको के केस में आपको कोई भी टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक बूट बटन है, इसकी मैं फंक्शनैलिटी आपको बताऊँगा जब मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करूँगा। बट मैं सबसे पहले बता दूँ कि इसको सबसे अच्छी बात क्या है रास्पबेरी पाई पिको के केस में, जिस टाइप की ये फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है ये बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को इसमें फ्लैश करना। यानी कि वैसे अगर मैं किसी और माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं, चाहे वो आर्डिनो हो गया, चाहे वो STM32 हो गया या ESP8266 हो गया, उन सब केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें फ्लैश करना। तो गाइज़ मैं आपको एक बार एक कंपेरिजन दिखाता हूँ बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास बाकी इस वक्त 4 टाइप के माइक्रो कंट्रोलर हैं। एक तो हमारा रास्पबेरी पाई पिको ही है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आर्डिनो नैनो और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे ESP32 और सेम फॉर्म फैक्टर में आपको ESP8266 भी मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे है STM32। ये बेसिकली ARM बेस्ड प्रोसेसर है और इसको बोलते हैं ब्लू पिल। इसके बारे में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया बट जल्दी मैं आप लोग के लिए इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा।
और अगर मैं इनमें बोलूँ तो सबसे ज़्यादा अगर क्लोज कोई माइक्रो कंट्रोलर रास्पबेरी पाई पिको के आता है तो वो है हमारा STM32। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक बार कंपैरिजन के तौर पे दिखाता हूँ। अगर आप रास्पबेरी पाई पिको देखेंगे तो इसमें भी मेरे को एक ही माइक्रो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है और पूरे बोर्ड में कहीं कोई आईसी नहीं लगी है। सेम तरीके से अगर हम अपना ये ब्लू पिल देखेंगे STM32 का जो है, उसमें भी आप देखेंगे सिर्फ एक ही आईसी हमको प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा कोई भी आईसी पूरे बोर्ड पे कहीं नहीं है। मैं आपको पीछे से भी दिखा दे रहा हूँ, कोई भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब ये हो गया गाइस कि जब भी हमको अपने STM32 को हो गया या रास्पबेरी पाई को हो गया पिको को, अगर इनको फ्लैश करना होता है तो उसको जो भी बाइनरी फाइल्स हम जनरेट करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम रास्पबेरी पाई पिको के लिए लिखेंगे उसके साथ उसकी एक बाइनरी फाइल जनरेट होगी। तो उस बाइनरी फाइल को अपलोड करने के लिए हमको अलग से कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगती। कोई भी अलग टाइप का प्रोग्रामर हो गया या फ्लैश करने के लिए कोई भी अलग से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट माइक्रो USB से कनेक्ट कर सकते हैं। सेम फंक्शनैलिटी हम चाहें तो STM32 में अचीव कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। मतलब अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट STM32 परचेज करेंगे, आपका ये माइक्रो USB काम नहीं कर रहा होगा, आपको बेसिकली एक टाइप का बूट लोडर अपलोड करना पड़ता है STM32 में, जिससे आप इस पर्टिकुलर USB से भी इसको फ्लैश कर पाएंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में हम STM32 पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम बात करेंगे पिको के बारे में। इसके अलावा मैं अगर इसको रास्पबेरी पाई आर्डिनो नैनो से अगर कंपेयर करूँ तो आप एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं आर्डिनो नैनो को उल्टा करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आईसी दिख रही होगी। इसको बोलते हैं UART चिप और इसकी हेल्प से हम बेसिकली अपने आर्डिनो को फ्लैश करते हैं। और ये नैनो में बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है और आर्डिनो ऊनो में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है और इसी की हेल्प से हम बेसिकली अपने ये एटमेका 328P है उसको फ्लैश किया जाता है। बट पिको में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पिको को फ्लैश करना मैं बता दूं कि इतना ईजी है कि मतलब मेरे को 2 दिन हुए हैं और इसको मैंने 1 या 2 बार फ्लैश किया। बट फ्लैश करते मेरे को पहली चीज़ जो उसमें समझ में आई कि इन्होंने इसको सबसे पहला जो काम किया इन्होंने वो है इसको फ्लैश करना इतना ईजी बना दिया है कि कोई भी, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो एक 5th क्लास का स्टूडेंट हो, उन सब के लिए बहुत ईजी हो जाता है रास्पबेरी पाई पिको को फ्लैश करना। इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ टारगेट की है कि जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले इसको टारगेट रखा गया है। उन्हीं को एज अ टारगेट मैं कह सकता हूँ कस्टमर है वो। अगर उनको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उनके लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है। तो अगर आपके यहाँ बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप उनको इस प्रोडक्ट से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो एम्बेडेड में या इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़े। उसके अलावा लास्ट अगर आप देखेंगे तो सेम जैसे मैंने अपने आर्डिनो के केस में बताया, आप इस ESP32 के केस में भी देख पाएंगे कि जो आईसी है वो बेसिकली एक और आईसी यहाँ पर लगी हुई है। मैं थोड़ा पास में दिखा देता हूँ आपको। तो ये सारे जो चिप हैं इनको फ्लैश करने के लिए एक अलग से थर्ड पार्टी चिप की ज़रूरत पड़ती है और हमारे रास्पबेरी पाई पिको के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्ट इसको माइक्रो USB से कनेक्ट करके इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको फॉर्म फैक्टर्स दिखा दिए, कई सारे आईसी से कंपेयर करके दिखा दिया। अब अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं रास्पबेरी पाई 0 के केस में आपको पता है कि बेसिकली इसको फ्लैश नहीं किया जाता, बल्कि हम SD कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद SD कार्ड को इंसर्ट करते हैं और जैसे हम इसको पावर करते हैं हमारा बेसिकली रास्पबेरी पाई 0 जो है वो बूट कर जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है और आपने रास्पबेरी पाई ख़रीदने का सोच रहे हैं और आप देखते हैं कि रास्पबेरी पाई पिको का जो कॉस्ट है वो कुछ 400-500 रुपये के आसपास आएगा। मेरे को तो 450 के अराउंड ये पड़ा है और आप सोचते हैं कि चलो बढ़िया है, 450 रुपये में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर मिल जाएगा जिसमें मुझे खाली जाने ईमेल चेक करना हो गया या कोई बेसिक वर्क्स मैं कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये कोई कंप्यूटर नहीं है बल्कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और मुझे नहीं लगता ये किसी एक नॉर्मल किसी भी बंदे के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है, जिसने कभी भी माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम नहीं किया है। इसको इस तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है कि आप इस रास्पबेरी पाई पिको की हेल्प से बहुत सारे और प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ESP32 की एग्जांपल देता हूँ या ESP8266 की एग्जांपल देता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से आजकल जितने भी स्मार्ट बल्ब्स हो गए जिनको हम एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं वो सारे के सारे स्मार्ट बल्ब्स ESP32 या ESP8266 की हेल्प से बनाए जाते हैं। और जब भी आप उन्हें पावर करेंगे तो बेसिकली ESP32 ही उनके अंदर होता है जो आपके राउटर से कनेक्ट करता है। तो एक बार अगर आप चाहें तो राउटर की सेटिंग में जा करके चेक कर सकते हैं, जो उसका होस्ट नेम होगा वो ESP32 या ESP8266 के नाम से ही होता है।
और सेम चीज़ अब पीको में भी होने वाली है। कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे जिसमें रास्पबेरी पाई पीको को यूज़ कर रहे होंगे। मैं कहूँगा कि इस फॉर्म फैक्टर को भले ना यूज़ कर रहे हो, बट जो आईसी आप यहाँ बीच में देख रहे हैं जो कि है RP2040, वो आईसी आपको ज़रूर से कई सारे आने वाले प्रोडक्ट्स में मिलने वाली है। तो गाइज़ इसके बाद मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं जो इसकी हेडअप है, यहाँ पे जो पिन्स प्रोवाइड किए हैं, इनमें मैं इस तरह से एक पिन्स को सोल्डर कर देता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले इस पिन्स को सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइज़ सबसे पहले हम इसको सोल्डरिंग करने के लिए स्टेप्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया है। साथ ही साथ आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो मेड हेडर पिन्स है उनको पहले ही मैंने ब्रेडबोर्ड पे ऐसे माउंट कर दिया है। और इसको माउंट करने का सबसे सिंपल रीज़न है क्योंकि इसको माउंट करने के बाद मैं इस रास्पबेरी पाई पीको को डायरेक्टली इन हेडर पिन्स के ऊपर इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप बचता है वो खाली इनको सोल्डर करना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी यहाँ पे जो मेरी मशीन है मैंने उसको यहाँ पे गर्म करके रखा हुआ है। सोल्डरिंग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, और अगर आप छोटे हैं और आपने कभी सोल्डरिंग नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूँगा ये सारा काम आप किसी प्रोफेशनल से करवा लीजिए। फ़िलहाल मैं सोल्डरिंग काफ़ी करता रहता हूँ तो वो होपफुली कुछ गड़बड़ ना हो। और गाइज़ अगर इस सीन में आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा सा आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज़ मैं एक ही बार इसको कर सकता हूँ। तो अगर ये सीन परफेक्ट हुआ तो ज़रूर से मैं आप लोगों के लिए इस सीन को रखूँगा इस वीडियो में। चलिए गाइस सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि सब कुछ बराबर से रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं जब मैंने सोल्डरिंग पूरी कर दी है। अब जो पिंस में आपको लगता है कि सोल्डरिंग पूरी नहीं हुई है या कहीं थोड़ी सी कम सोल्डर है तो आप उसको थोड़ा सा आराम से बराबर कर लीजिए। और मेरे केस में मुझे तो लगता है कि ये परफेक्ट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये पूरी तरह सोल्डर हो गया उसके बाद आप इसको ठंडे होने के बाद इसको आराम से अपने ब्रेडबोर्ड से निकाल सकते हैं। और ये परफेक्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमको रास्पबेरी पाई पे हेडर पिन जो हमने परफेक्टली सोल्डर कर दिए गाइस। अब इस रास्पबेरी पाई में एक सबसे बड़ा इशू गाइस ये है कि जो लेबलिंग है वो बॉटम साइड की गई है। तो अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस टाइप का ब्रेडबोर्ड यूज़ करते हैं तो आप इसका लेबलिंग जो है उसको बार बार पढ़ने के लिए हमको रास्पबेरी पाई निकाल करके इसको पलट करके देखना पड़ेगा। ये इस रास्पबेरी पाई में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट कोई ना, मुझे लगता है अगले आने वाले वर्जन्स में वो इस चीज़ को फिक्स ज़रूर कर देंगे। तो आप ज़रूर से नए वर्जन्स का वेट कर सकते हैं अगर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या फिर मैं एक सजेशन दूंगा कि आप उसका जो डेटा शीट है या जिसका डायग्राम है वो आप एक पेपर पे प्रिंट करके रख सकते हैं ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम हो ये बिल्कुल ना आए आपको। चलिए गाइस अब हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए गाइस अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपने रास्पबेरी पाई पिको को माइक्रो पाइथन से फ्लैश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या होता है C++ और माइक्रो पाइथन के केस में। तो गाइज C++ के केस में क्या होगा कि जो भी कोड आप C++ में लिखेंगे उसकी एक बाइनरी जनरेट होगी और उस बाइनरी को आप बार बार अपने माइक्रो कंट्रोलर यानी कि रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर बार बार फ्लैश करेंगे। और जब आप उसको फ्लैश करेंगे तो हर बार रास्पबेरी पाई पिको जो है वो रिबूट होगा, उसके बाद उस पर नया कोड जो होगा उस पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। बट माइक्रो पाइथन के केस में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो पाइथन के केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रो पाइथन की एक बाइनरी मिलेगी आपको जो कि रास्पबेरी पाई की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी और उसको डाउनलोड करके आपको बेसिकली एक बार ही उसको माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर फ्लैश करना है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जाकर के आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं और उस कोडिंग को हम करते हैं वेब रिपल की हेल्प से, लेकिन हम ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम माइक्रो पाइथन को फ्लैश करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। तो फ्लैश करने का जो तरीका है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जो रास्पबेरी पाई पिको है उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि आपको एक बूट बटन मिलता है। तो आपको क्या करना है, उस बूट बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद उसमें आपको उस माइक्रो कंट्रोलर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने रखा हुआ है रास्पबेरी पाई पिको। तो मैं बूट बटन को प्रेस करके जैसे ही अपने रास्पबेरी पाई पिको को इंसर्ट करूँगा अपने कंप्यूटर से, तो आपको आपके दिस पीसी होता है या माई कंप्यूटर होता है उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको एक नई रिमूवेबल ड्राइव जो होगी वो दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं मेरे केस में ये RP2 नाम से दिखती है ये। और उस फाइल को जब आप ओपन करेंगे या उस डायरेक्टरी को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको index.html फाइल मिलेगी। इसको डबल क्लिक करना है आपको और उसके बाद आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे रास्पबेरी पाई पिको के होम पेज के ऊपर। ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप कभी भी गेट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस चाहिए होती है तो इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिको से रिलेटेड मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।
और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप थोड़ा सा आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आइडिया है भी और फिर भी आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से इस पूरी वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू करिए, एक एक चीज़ इसमें देखिए कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने भी इस चीज़ को किया है इस वीडियो को बनाने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये है इसका डायग्राम, जिसका आपको प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप इसको कहीं एक जगह सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको सबसे बाद में आना है डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है रास्पबेरी पाई पिको का डेटा शीट। डेटा शीट्स बेसिकली क्या होती हैं, एक तरह की वो PDF कह सकते हैं या एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस की उसकी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। तो आप चाहें तो उस डेटा शीट को गो थ्रू करके देख सकते हैं। अगर आपको डेटा शीट्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर डिज़ाइन के बारे में दिया है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप इस पूरे डिवाइस के लिए कवर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप हार्डवेयर डिस्क्रिप्शंस में जा सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं वो है रास्पबेरी पाई पिको पाइथन SDK। मैं यहाँ पर पाइथन का यूज़ करने वाला हूँ। पाइथन का मतलब है इस केस में माइक्रो पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं। C++ में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आऊँगा, पर आज के प्रोजेक्ट में हम माइक्रो पाइथन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और यहाँ इस डॉक्यूमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रो पाइथन से रिलेटेड मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, बेसिकली इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लिया है और मैं सोचता हूँ कि इसको धीमे धीमे करके पढ़ता रहूँगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट आउट मत रखिए तो एटलीस्ट PDF अपने फ़ोन में या कहीं टैबलेट में रख सकते हैं, जिसको आप किसी भी टाइम पे खाली टाइम पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली जिस बाइनरी की मैं बात कर रहा था वो बाइनरी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आपको जाना है गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रो पाइथन में, यहाँ पर आप टैब को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड UF2 फाइल। UF2 वो बाइनरी है जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसको माइक्रो कंट्रोलर पे फ्लैश करना है। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको इसको फ्लैश करने का तरीका बताता हूँ गाइस। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका मैंने अब तक ये देखा है रास्पबेरी पाई पिको में। मैंने बहुत माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम किया है, सब में फ्लैशिंग का प्रोसेस जो होता है उसके लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना होता है। वो टूल को आप इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप एक प्रोग्रामर को ख़रीद के लेके आइए, उस प्रोग्रामर को सही से कनेक्ट करिए। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ये सब चीज़ इन्होंने रास्पबेरी पाई में हटा दी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको वीडियो में कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं उन ऑडियंस को जिन्होंने कभी भी माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम नहीं किया है, और उसी पर्पज़ से रास्पबेरी पाई पिको को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको फ्लैश करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपने जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आपको ये डायरेक्टरी मिलेगी जिसके अंदर से मैंने ये HTML फाइल को ओपन किया है। अब आपको बस एक सिंपल सा एक काम करना है, आपको इस फाइल को ले आकर के उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में बस ले आके पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये फ्लैश हो जाएगा अपने आप ही, और अपने आप डिवाइस जो है वो रिबूट हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं हमारी डिवाइस रिबूट हो गई और माइक्रो पाइथन जो है वो अब हमारे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर फ्लैश हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। इसका ID मैं अभी सेटअप नहीं करके दिखाने वाला, लेकिन इस वीडियो में ही इसको मैं सेटअप करके दिखाऊंगा। तो ये चेक करने के लिए कि माइक्रो पाइथन फ्लैश हो गया है, उसके लिए मैं यहाँ पे पट्टी ओपन करूँगा और उसके साथ ही मैं यहाँ पर ओपन करूँगा डिवाइस मैनेजर। जैसे ही आप माइक्रो पाइथन फ्लैश करेंगे आपका जो डायरेक्टरी जो माउंट की गई थी वो अपने आप हट जाएगी और उसकी जगह पे आपका एक नया कॉम पोर्ट ऐड हो जाएगा। मेरे केस में COM35 के नाम से ऐड हो गया है। तो आपको पट्टी में जाना है, सीरियल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सीरियल लाइन में लिखना है COM35 और स्पीड में आपको 9600 को ही यूज़ करना है। एक बार आप इसको ओपन करेंगे और जैसे ही आप इसको एंटर दबाएंगे आप देख सकते हैं माइक्रो पाइथन का जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो आपके लिए ओपन हो गया है। तो मैं जल्दी से एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर। तो गाइज़ आपने देखा मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसको मैंने माइक्रो पाइथन के ऊपर रन किया है, जो कि हमारे रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर रन हो रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है। तो इस तरह से आप छोटा सा कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे एक्सटर्नल फाइल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब हम कैसे इसके ऊपर रख सकते हैं, तो चलिए हम उस पर देखते हैं गाइज़। चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं IDE के बारे में। IDE क्या होता है गाइज़? IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। और यहाँ पर रास्पबेरी पाई पिको के केस में आप चाहें तो उसको रास्पबेरी पाई के भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो Pi 4 हो चाहे वो Pi 3 हो, सबके लिए अवेलेबल है IDE। यानी कि आप अपने विंडोज़, लिनक्स, मैक और रास्पबेरी पाई चारों तरह के सिस्टम्स के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
और इसको इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो आपको यहाँ पर जो गेट स्टार्टेड जो मैंने गाइड बताई थी, जिसको मैंने कहा था आप प्रिंट भी करके रख सकते हैं, आप उसमें ज़रूर रेफर करिए। उसके चैप्टर नंबर 4 में आपको ये चीज़ मेंशन है कि यूजिंग द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो थॉनी करके जो आईडी है उसको अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप इस गाइड को फॉलो करके मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको आईडी इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली जो thony.org करके एक वेबसाइट है उस पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ पे क्लिक करना है। इससे आपका विंडोज़ जो सेटअप है वो इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थॉनी को ओपन करेंगे। मैंने इसको पहले भी इंस्टॉल करके ट्राई किया हुआ है, तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने जब भी थॉनी पहली बार इंस्टॉल करेंगे उस केस में आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो माइक्रोपाइथन के लिए आपको मिलता है। चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड कर रहा है, जो कि है रास्पबेरी पाई पिको का जो बैकएंड व्हील फाइल है, उनको बेसिकली आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप एक गिटहब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप वर्जन 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो जिप फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। सोर्स कोड जो जिप फॉर्मेट में मिलेगा आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको वापस थॉनी में जाना है, टूल्स में जाना है और मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक करना है। मैनेज प्लगइन्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल फ्रॉम लोकल फाइल में एक ऑप्शन आएगा क्लिक हियर, जिसमें आपको हियर पे क्लिक करना है और अपनी उस जिप फाइल को बेसिकली लोकेट करना है। ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले इंस्टॉल कर लिया है। मेरे केस में इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको इस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है अपने आईडी के अंदर। एक बार जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने रास्पबेरी पाई पिको को कनेक्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर से। तो मैं आपको याद होगा मैंने पहले ही माइक्रोपाइथन को इंस्टॉल कर लिया है अपने रास्पबेरी पाई पिको में। अब मैं डायरेक्ट बिना बूट बटन को प्रेस करे से कनेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपने रास्पबेरी पाई पिको को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, मैंने बूट बटन को प्रेस नहीं किया था, तो माइक्रोपाइथन इस वक्त रन हो रहा है हमारे रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, वैसे मैं इस टाइम पे आप नहीं देख पाएंगे कि मेरी फ़ोटो के पीछे ही ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको माइक्रोपाइथन पे क्लिक करना है। एक बार आप जब माइक्रोपाइथन जिसमें आपको रास्पबेरी पाई पिको के साथ ऑप्शन दिया रहेगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी हमारा रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर माइक्रोपाइथन रन हो रहा है उसका पूरा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा गाइज़। तो गाइज़ इस तरह से अपने को पूरा आईडी सेटअप कर लेना है। अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को, अब मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के हमारा जो वीडियो है वो तो कंप्लीट होने नहीं वाला। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ गाइज़। तो गाइज़ इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइज़, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों के रास्पबेरी पाई पिको के ऊपर, जहाँ पर मैंने बेसिकली अपनी एलईडी यहाँ पे मैंने एक एलईडी एरे यूज़ किया है। इसको एलईडी एरे बोलते हैं, जिसमें आपको 10 एलईडीज़ का एक सेट मिलता है और उन 10 एलईडीज़ को मैंने GPIO नंबर 2 से लेकर के GPIO नंबर 12 तक 10 GPIO से कनेक्ट कर दिया है। और अब आप वो एग्जांपल मेरे सामने देख पा रहे होंगे गाइज, यहाँ पर मैंने बेसिकली जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाइथन जिनको नहीं आती है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पाएंगे जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली यहाँ पे एक मशीन करके एक मॉड्यूल होता है जिससे मैंने 2 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है, पिन और ADC। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए अपने रास्पबेरी पाई पिको से। अब हमारे रास्पबेरी पाई पिको के केस में क्या है कि जो एक ADC जो है जो कि पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है, वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारे CPU के टेम्परेचर को मेजर करती है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, हम अपने रास्पबेरी पाई की पिको के जो CPU है उसके टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा हम उसको अपनी LED एरे के ऊपर दिखाएंगे कि LED जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे LED जो ग्लो कर रही है वो घटती जाएंगी इसका मतलब वो टेम्परेचर जो है CPU का वो घटता चला जा रहा है। तो गाइस उसके लिए अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया है और यहाँ पर मैं आपके लिए कमेंट में मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर डिजिटल पिन 4 जो है, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन नंबर 4 जो है उसको इनिशियलाइज किया है, जो कि एक टेम्परेचर पिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक कन्वर्जन फैक्टर है। ये पूरा एग्जांपल जो है ये आपको उस गेट स्टार्टेड गाइड में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। अगर आप गेट स्टार्टेड गाइड में जाएंगे तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एग्जांपल है जो कि सेक्शन 3.3 में मेंशन्ड है, और आपको यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि जो ADC पिन नंबर 4 जो है
और बेसिकली इंटरनल टेम्परेचर सेंसर से कनेक्टेड होती है। तो उसी पिन का हम यूज़ कर रहे हैं और मैंने इसी एग्जांपल को रेफ़र करके ये पर्टिकुलर छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पिन नंबर 4 से जो भी रीडिंग आएगी उसको मैं रीड करूँगा। पर उससे पहले मैंने क्या किया है, जो भी हमारी 10 LEDs हैं, जो LED एरे उनकी जो 10 LEDs हैं, उन सबको मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया है एज अ आउटपुट पिन, और उसके बाद मैंने उसको अपने पिन एरे में अपेंड कर दिया है इस जगह पे। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप बनाया ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो 24/7 रन होता रहे। और उसके बाद हमने बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन जो है उनसे ये टेम्परेचर रीडिंग को फेच किया है डिग्री सेंटीग्रेड में। और उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी हमारा टेम्परेचर आएगा वो 20 से 30 डिग्री के बीच में आएगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें मैंने ये चीज़ मान के रखी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने वाला है टेम्परेचर। तो मैंने अपने टेम्परेचर को बेसिकली 20 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू बचेगी वो 0 से लेकर के अब 10 के बीच में हो जाएगी, और उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जो यहाँ पे जो LED टेम्प करके जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर आपको जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 10 के बीच में एक नंबर होने वाला है, और वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि कितना टेम्परेचर उस LED के जो CPU है उस पर है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने डिबग करने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जिसमें वो LED टेम्प टेम्परेचर जो है, जो नंबर ऑफ LEDs जितनी ग्लो करनी है वो रिप्रेजेंट करेगा ये वेरिएबल। और यहाँ पे जो एक्चुअल टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में उसको भी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, जस्ट टू चेक कि मेरा लॉजिक सही है कि नहीं। उसके बाद मैंने एक लूप बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है कि सारी LEDs को पहले तो मैंने हाई कर दिया है, उन LEDs को जो कि जिनको हाई होना चाहिए था, यानी कि जिनको ग्लो करना चाहिए था। जो भी LED टेम्प वेरिएबल में जितने नंबर है उसके अंदर आ रही हैं तो वो सब अपने आप ग्लो कर जाएंगी। और उसके बाद जो बची हुई LEDs है उनको मैंने लो कर दिया, यानी कि वो ऑफ रहेंगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा, वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली LEDs जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, घटना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का डिले किया है, यानी कि हर 2 सेकंड के बाद वो टेम्परेचर की रीडिंग लेगा हमारा जो रास्पबेरी पाई पिको है, और उस हिसाब से जो भी LEDs को ग्लो करना होगा वो ग्लो करेगा। चलिए हम इसको एक्शन में देखते हैं गाइस। तो इसको रन करने के लिए आपको बस यहाँ पे रन करंट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे रास्पबेरी पाई पिको में बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 0 पहले था, उसके बाद LEDs बढ़ती जा रही हैं। अभी इस वक्त 2 LEDs ग्लो हो रही हैं, और अगर मैं इसमें अपनी फिंगर रखूँगा यहाँ पे अपने CPU के ऊपर तो ये अपने आप आपको बढ़ता हुआ टेम्परेचर नज़र आएगा। तो गाइज जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, वैसे टेम्परेचर गिरेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर भी रन हो रहा है, प्रोसेसर भी धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है प्रोसेसर का टेम्परेचर। तो जैसे ही आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने रास्पबेरी पाई पिको को यूज़ करेंगे तो मैंने नोटिस किया है कि रास्पबेरी पाई पिको जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है, बट 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है जब आप उसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत कम है, बता दूंगा। इस जो CPUs एक्चुअल CPUs होते हैं या रास्पबेरी पाई होता है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर रन हो रहा होता है। और आपको चीज़ समझनी चाहिए गाइस, जितना ठंडा रहेगा प्रोसेसर उतनी ही कम बैटरी यूज़ करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रास्पबेरी पाई पिको है इसको बैटरी पावर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही टारगेट किया गया है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा गाइज। तो चलिए गाइज मिलता है हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।